नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग आईएएस एकेडमी। दोस्तों, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में उतरते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे हम पीसीएस के एग्जाम की बात करें या तमाम एग्जाम्स की, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी वो ऑथेंटिक सोर्स होता है जिसपे आप न सिर्फ अपने विषय की समझ अच्छी करते हो, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे करते हो, साथ ही साथ आप एग्जाम्स के जो क्रक्स हैं उसको भी आप समझ पाते हो। एनसीईआरटी को इस तरह से बनाया गया है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग है। और जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो बौद्धिकता है, जो कि एनसीईआरटी अपने फ्रंट पेज पे लिखता भी है कि वो जो आपकी विजडम है, आपकी बौद्धिकता, उसको डेवलपमेंट करना ही उसका मकसद होता है। यानी सिर्फ अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में कई बार तथ्य दिए होते हैं, ढेर सारे फैक्ट्स दिए होते हैं और वहां पर वो कलेक्शन करते हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित कर सके, समय जो उसकी समझ है विषय की, उस पर वो गहराई में जा सके और जान सके कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किधर से किधर मूवमेंट करता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का जो सेगमेंट होता है वो हमसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पे जब हम इतिहास की बात करें तो नंबर ऑफ बुक्स बहुत अच्छी खासी हो जाती हैं। अब कहने में तो बहुत आसान लगता है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस गिनूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो डील करना पड़ता है वो होता है समय। हमारे पास समय लिमिटेड होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करनी होती, इसी को हम लोग कंपटीशन कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट क्या पढ़ना है, और मैं सबसे पहले सब्जेक्ट ले रहा हूं हिस्ट्री की, और ये कम से कम समय में इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट होता है इतिहास में, हमारा एक सेगमेंट होता है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए, वो है हमारा एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। अब ये जो इसमें हमें टॉपिक है, मैं यहां से आपसे बात करना चाह रहा हूं। पहला हमारा आ जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे सेक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ उस समय, एंशिएंट इंडिया का हमारा जो टॉपिक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक तंत्र, ये हमारा इसी नाम से चैप्टर दिए हुए हैं, आप इसको उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। एनसीईआरटी में कई चैप्टर रिपीट होते हैं, यानी पहले वो 6ठी क्लास में दे रखा है, फिर उसको 11th क्लास में दे रखा है, ताकि उसका स्तर जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब हमें इसमें पढ़ना है तीसरा सोशल सिस्टम यानी सामाजिक तंत्र, और चौथा रिलीजियस सिस्टम। तो एंशिएंट इंडिया में जो हमें सिस्टम पढ़ने हैं वो ये 4 है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम। अब चलते हैं कि इन चारों को हमें पढ़ना कैसे। तो हम 6ठी क्लास में आ जाते हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में चले जाते हैं। एनसीईआरटी में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसमें ओल्ड को प्रिफर कर सकते हैं, नई को भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने स्पेसिफाइड कर दिया। उन दिनों रोमिला तापर एनसीईआरटी पे लिखा करती थी, तो वहां पर जो उनका चैप्टर नंबर 1 to 8 है वो केवल आपको इतना ही स्टडी करनी, इतनी ही रीड आउट करनी है, राइट। आप नई एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये रोमिला थापर जो है, इन्होंने काफी बृहद तरीके से उसको डिस्कस किया है। 11th क्लास में उन दिनों रामशरण शर्मा, ये इस समय जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वन पे भी लिखते हैं। 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी में रामशरण शर्मा का जो बुक आती थी 11th क्लास में, उसमें चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 24, केवल आपको इतना ही इसको रीड आउट करना है, इतना ही इसमें पढ़ना है। तो ऐसा करके आप जो है वो अपना प्राचीन भारत का जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पर, और उसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत या मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया में एनसीईआरटी में जो चीजें आपको पढ़नी है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। यूपीएससी इसके 5 सेगमेंट पे फोकस करता है, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये मानता है कि अभ्यर्थी को इन 5 चीजों पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। पहला होता है पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी उस समय की हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक तरह का शासन खत्म हो रहा था और दूसरे तरह के बाहर से आए हुए लोग अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तो बहुत तेजी से जो है पॉलिटिकल घटनाक्रम बढ़ते चले जा रहे थे। दरबारों में साजिश हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, तमाम जो है वो शासक बदले जा रहे थे, मेडाइवल टाइम था, छोटे छोटे संगठन बनते चले जा रहे थे और छोटे छोटे राजा महाराजा देश को विखंडित करते हुए अपने शासन को स्थापित करते जा रहे थे। यानी ये वो समय जब हम मध्यकालीन पढ़ते हैं मेडाइवल, तो उसमें क्या होता था, पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत तेजी से चेंज होते थे। राजा कोई और होता था, किंग मेकर कोई और होता था, सत्ता किसी और के हाथ में होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, यानी कि प्रशासनिक शब्दावली, जैसे मनसबदारी।
तो मनसबदारी की जब हम बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है मनसबदारी। तो उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड, चूंकि इसमें उर्दू बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो जाता है, उस समय फारस और उर्दू का जो सेगमेंट है मेडाइवल में, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस समय का आर्थिक विकास कैसा हुआ था, चूंकि मुगलों की संस्कृति आ गई थी, सल्तनत काल आ गया था, तो उसका हमारे भारतीय जो परिदृश्य पहले से मौजूद था उसके आर्थिक विकास में क्या इनपुट आया या क्या जो है वो आउटपुट गया। अगला, सामाजिक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि की बात है कि कई धर्मों का यहाँ पर विलय हो रहा था, आपस में टकरा भी रहे थे, तो सोशल चेंजेस क्या थे और रिलीजियस इश्यूज, उस समय धार्मिक मुद्दे क्या थे, जैसे जजिया कर लगाया जाना, आपके जो है वो तीर्थों पे जो है कर लगाया जाना या उसको रिबेट कर देना, सांप्रदायिक सौहार्द या कम्युनल जो है हार्मोनी होना या ना होना, ये सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी समय दो विषय निकल कर आते हैं, एक भक्ति काल और दूसरा सूफी काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने सेगमेंट्स को आप कहां पढ़ोगे? 7वीं क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी मेडाइवल इंडिया, रोमिला थापर की बुक पुराने में अगर हम देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर 9 तक, यानी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, ये आपके मेडाइवल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी में जो सतीश चंद्रा, जो कि इनकी अलग से भी बुक आती है, उस समय जो एनसीईआरटी पे लिखा करते थे सतीश चंद्रा, 11th क्लास ओल्ड, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक, इसमें आपकी ये सारी जरूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं और इसके माध्यम से अपना मेडाइवल इंडिया को आप प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अगले हिस्से पे पहुंचते हैं, और अगले हिस्से में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं आज प्री में और मेंस में दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से आ रहे हैं। इसको हम लोग इतिहास के सभी हिस्सों के साथ जोड़ सकते हैं, प्राचीन भारत के साथ भी और मध्यकालीन भारत के साथ भी। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। अब आर्किटेक्चर सेगमेंट क्या होता है हमारा? आर्किटेक्चर में जैसे हमारा वास्तु हो गया, भवन निर्माण कला हो गई, मंदिर निर्माण कला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है चाहे वासर शैली हो, नागर शैली हो, इन शैलियों को लेकर चाहे स्तूप हो गया, बौद्ध हो गया, विहार हो गया, इनके क्वेश्चन हमेशा याद है। दूसरा, भारत में पेंटिंग्स को लेकर, चित्रकला को। इसके बाद स्कल्पचर, जैसे बुद्ध की मूर्तियों से तो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल आता है। इस बार भी मेंस का पहला पेपर का पहला क्वेश्चन ही इसी से संबंधित था। तो चाहे वो भरहुत हो, चाहे वो इंडो बैक्टीरियाई हो, गांधार हो, मथुरा शैली हो, जो हमारे स्कल्पचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है लिटरेचर, जो साहित्य है, तो साहित्य में भी बहुत से इनपुट आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो कणाद का दर्शन हो, योग दर्शन हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। योग हो, सांख्य हो, ये सारी जो है वो इसके हिस्से में आती हैं। अब हम इसको पढ़ना कैसे है? तो 7वीं क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, आवर पास्ट पार्ट 2, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए तरीके से लिखी गई है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि उसको अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति एक गौरव की भावना होनी चाहिए। कला और संस्कृति का ज्ञान किसी भी मनुष्य को उसके अतीत से जोड़ता है और उसके जीवन को एक अर्थपूर्ण बनाता है। चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, चाहे वो भवन निर्माण हो, ये मनुष्य के जीवन को एक अर्थपूर्ण जो है वो आयाम देते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, यूपीएससी इस पर बहुत ही ज्यादा जो है इनपुट देता है। ये जो कला और संस्कृति होती है, किसी राष्ट्र की धरोहर होती है, किसी राष्ट्र की, उसके समाज का जो सुरुचिपूर्ण हिस्सा होता है, उसके बारे में बात करता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से किताब लिखी गई, अवर पास्ट, हमारा अतीत, भाग 2। इसमें चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 9, ये 2 चैप्टर आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पे जाते हैं, 11th क्लास की ओल्ड एंशिएंट इंडिया, राम शरण शर्मा की जो पुरानी किताब है, उसमें कुछ चैप्टर है। मैं सीधे चैप्टर्स के नाम बताता हूं जहां से आपको ये पार्ट पूरा होगा। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, 18, फिर चैप्टर नंबर 21, 23, 24, 25, 26 और फिर 29। इतने चैप्टर्स में केवल आपको इतने, पूरी किताब में केवल इतना हिस्सा पढ़ना है जो आपके आर्ट एंड कल्चर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। हर आपको चैप्टर पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपको 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 और 29, इतने में आप जो है वो पूरा इसका जो बृहद सेगमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसको आप पूरा करते हैं। अगर हम आते हैं, अगर आपको मध्यकालीन कला और संस्कृति के बारे में जानना है तो 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा जो आपने मेडाइवल के लिए पढ़ा था, उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17, ये 4 चैप्टर में आप जो मध्यकालीन आर्ट एंड कल्चर था उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहीं कुछ नए थीम्स को जोड़ा गया है, जैसे चैप्टर क्लास 12 की एनसीईआरटी नई वाली थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो पार्ट 1 है,
जो भारतीय इतिहास में प्रमुख विषय हैं उसका पहला जो हिस्सा है फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 4 में आप जो है वो आधुनिक कला संस्कृतियां और आर्किटेक्चर उसके बारे में आपको जानकारी यहां बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट इनपुट। इसके बाद हम अगले हिस्से पर पहुंचते हैं और अगले हिस्से में जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। तो मैं जो चैप्टर बताता जा रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन मर्चेंट कंपनीज इन इंडिया। चूंकि आधुनिक भारत माना जाता है कि 1707 से शुरू होता है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल सत्ता का पतन होता है और वहां से जो है वो हम एक मानते हैं कि वहां से हमारा जो है मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। अगला जो सबसे बड़ा चरण आता है वो है विदेशी शक्तियों का, जो यूरोपियन शक्तियां वो भारत में प्रवेश करती हैं और भारत की समाज, भारत का शिक्षा पद्धति, भारत की संस्कृति, इन सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। और वहीं से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भारत में विदेशी कंपनियां हैं वहां उनका अध्ययन करना है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा आप लोग जानते हैं और उसके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयां जिन्होंने भारत में एक आर्थिक और उसके पश्चात एक राजनीतिक सत्ता को कायम किया। तीसरा, भारत में ब्रिटिश रूल, तो अब चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करें या अंतिम समय तक 1947 में जब हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वहां तक हमारे पास क्या सेगमेंट चले, या उसके बाद भी जो राष्ट्रमंडल का हिसाब किताब है वो क्या रहा। इस दौरान हम बहुत ही चीजों से गुजरे, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो भारत में सामाजिक और जो धार्मिक सुधार हुए, जो जड़ता, जो कट्टरता थी उससे निकले, क्योंकि बिना इससे निकले आप किसी राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को नहीं समझ सकते। जब तक आप जाति, आप धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब की जकड़न में जुड़े रहेंगे तब तक कभी भी आप राष्ट्र भावना के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और राष्ट्र भावना के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते तो आप इन विदेशी शक्तियों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। ये इसका मुख्य मकसद रहा। साथ ही साथ इसमें जो हमें पढ़ना है वो है मॉडर्न नेशनलिज्म, यानी कि जो आधुनिक जो राष्ट्रवाद है वो किस रूप में है। इसमें बिफोर गांधी हमारे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट थे। जब गांधी भारत आते हैं तो उससे पहले हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का क्या स्वरूप था, और गांधी के बाद, गांधी के साथ राष्ट्रवाद क्या रहा, और हमारी आजादी के बाद से हमारा राष्ट्रवाद का क्या स्वरूप देखने को मिला। तो ये 3 सेगमेंट्स, बिफोर गांधी, विद गांधी एंड इंडिया आफ्टर फ्रीडम, हमारे पास राष्ट्र निर्माण के क्या क्या स्वरूप उपलब्ध रहे हैं। कहां से पढ़ना है? उन दिनों विपिन चंद्रा सर पुरानी वाली एनसीईआरटी पे लिखा करते थे, बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं आधुनिक भारत के लिए। तो 12th काल की ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया नाम था, उसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 केवल आपको पढ़ना है, और जो ऊपर लिखी गई चीजें हैं इनको आप बहुत आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नई वाली एनसीईआरटी में आ जाते हैं तो 12th क्लास की नई एनसीईआरटी, इसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, यानी कि भारतीय इतिहास के प्रमुख विषय के रूप में तीसरा जो भाग है, ठीक है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। उसका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, ये 4 चैप्टर में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। आ जाते हैं नई वाली एनसीईआरटी में। 10वीं क्लास की नई एनसीईआरटी है इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। चूंकि जो हमारे देश में चल रहा था वो पूरे विश्व में भी उसके जो है वो प्रभाव देखे जा रहे थे। तो भारत और समसामयिक विश्व भाग 2, इसमें चैप्टर नंबर 3 में हमें वो गांधी का जो एक वैश्विक परिदृश्य था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये रहा मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हमारा अगला सेगमेंट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें उस समय के धार्मिक सुधार, जैसे रेनासा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूरोप में नव जागरण हुआ। और दूसरा राइज ऑफ नेशन स्टेट, जो भारत पूरे विश्व में जो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और आगे चलकर ये शक्तियों के लिए जो संघर्ष हुआ उसकी हमें चीजें पढ़नी है। तो इसको हमें कहां से पढ़ना है? 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। उन दिनों अर्जुन देव जो है वो इस पर लिखा करते थे। अब इनकी अलग से भी बुक आती है ओरिएंट ब्लैक स्वैन पे, और आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बाय अर्जुन देव। बहुत ही प्यारी सभ्यता की कहानी करके आता था। तो सभ्यता की कहानी में आप चैप्टर नंबर 6 पर जाएंगे तो आपको इन चीजों के बारे में जो है वो विहंगावलोकन हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत किताब है, और वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार करने के लिए इसके दोनों पार्ट आते हैं। अगर आप और ज्यादा लेवल पे, मेंस के लेवल पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके दोनों जो है वो स्तर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा हिस्सा हो जाता है, वो तो हमारा बेस रहा। अब हम इसके वर्ल्ड हिस्ट्री पे एडवांस लेवल पर आते हैं। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस पढ़ने, पूरी दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, चाहे बोल्शेविक हुई हो या किसी और प्रकार की क्रांति हो, चाहे वो मार्क्स रहा हो, चाहे वो सर्वहारा की बात हो रही हो, हैव्स-नॉट की बात हो रही हो, वर्ग संघर्षों की, क्लास स्ट्रगल की बात हो रही हो, समाजवाद, पूंजीवाद। तो ये इंपॉर्टेंट जो थॉट्स आए थे, पॉलिटिकल थॉट जिसने क्रांतियों की आधार रखा, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
इसके बाद कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये वास्तव में एक शुरुआत में आर्थिक विचारधारा के रूप में आया, पहले एक पॉलिटिकल थॉट के रूप में आया, जहां पर शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो कैपिटलिज्म ने अपना पूरा दायरा बढ़ाया, लेकिन इसमें मजदूरों का शोषण प्रारंभ हुआ। और एक समय आया जब कैपिटलिज्म, हमेशा कैपिटलिज्म का मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूं, कैपिटलिज्म का एक पुत्र होता है या पुत्री होती असमानता, इनइक्वलिटी। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता जाता है असमानता अपने आप बढ़ती चली जाती है, और असमानता हमेशा वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को जन्म देती है। और जब दो क्लास होते हैं तो उसमें एक जो अपर क्लास होता है यानी कि जो हैव्स है वो हमेशा दूसरे के संसाधन को छीनने का प्रयास करता है, और जो हैव्स नॉट है यानी कि जो सर्वहारा है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो हमेशा ऊपर वाले से संघर्ष करेगा कि नहीं मुझे बराबरी का हक दो। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सोशलिज्म का, समाजवाद का, जहां एक केंद्रीय सत्ता, एक योजना आयोग सभी को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन देने की बात करेगी। बहुत फैसिनेटिंग अवधारणा है, और आगे चलकर ये धारणाएं शीत युद्ध में परिवर्तित होती है, जहां इन्हीं दोनों विचारधाराओं को लेकर विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। बहुत ही डीपर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फैसिनेटिंग है, और इसके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इसके तमाम आयाम है जिसको आपको बहुत गहराई से इसके मूल दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट। जब राष्ट्रवाद जो बात आती है वो बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट होता है, राष्ट्र के निर्माण में नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद, ये संघर्ष का कारण बन जाता है, जहां पर मैं, मेरी सत्ता, मेरी पहचान सर्वोपरि हो जाती है और मैं दूसरे की पहचानों को मिटाने का प्रयास शुरू कर देता हूं, जैसा कि हिटलर ने किया, जो ज्यूइश के साथ किया, यहूदियों के साथ, ये तमाम आगे संघर्ष हमारे बढ़ते चले गए। अगला, विश्व को एक नया मोड़ देने में एक नया आयाम, ये चाहे सही हो या गलत हो, ये डिबेट का इश्यू है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का बड़ा हाथ रहा। आगे चलकर आज हम पढ़ते हैं कि उसी औद्योगिक क्रांति की वजह से आज पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना है। इसके बाद नाजिज्म, जो हिटलर का नाजीवाद था, कोल्ड वॉर इसी के ही परिणति के अंदर निकला, जो कोल्ड वॉर है यानी शीत युद्ध, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, बहुत बड़ी अवधारणा है वैश्वीकरण, और लगातार यहां से प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया विश्व इतिहास में, इन पर आपको विशेष फोकस करके रखना है। आपको ये कभी आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये परमानेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। इसी बार ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आया, इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्वेश्चन आया, नेशनलिज्म हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको कहां पढ़ना है? 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, श्री भारत और समसामयिक विश्व, भाग 1, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो तुम्हें विश्व के पूरे सिनेरियो से परिचित कराती है। उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी नई, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास के विषय के रूप में, जो चैप्टर नंबर 9 है, ये आपके बहुत काम का है। साथ ही साथ 10th क्लास की एनसीईआरटी में आ जाए, नई एनसीईआरटी में इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 2, यानी कि भारत और समसामयिक विश्व भाग 2, और इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 3 नहीं है, 1, 2, 4, 5 और 6, ये जो चैप्टर्स हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, जो मैंने अभी आप टॉपिक बताएं। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी को शॉर्टेस्ट टाइम में पढ़ने का, यानी कि मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर, साथ ही साथ उद्देश्य बाय उद्देश्य बताया कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है पढ़ने का, किस पर आपको फोकस करके रखना है, और कौन कौन से चैप्टर, यही आपका चैप्टर है, 3 नहीं है तो 3 छोड़ दीजिए, चौथे पे आ जाइए, आप सेलेक्टिव होकर पढ़ाई कर रहेंगे, आपका समय बचेगा। आज बहुत खुशी हो रही है बताते समय कि आज इंडिया में जो हमारा एनसीईआरटी कोर्स है ऑनलाइन, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए जो आईएएस के विशेषज्ञ हैं वो इसमें उतर रहे हैं, और हर विषय में एक अलग विशेषज्ञ है, एक अलग डायमेंशन के साथ आ रहा है, और देश में सबसे कम फीस में एनसीईआरटी के कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। यानी अगर आप इतने भी जो है वो नहीं जाना चाहते, इतना भी टाइम नहीं लगाना चाहते, तो टीचर इनके जो कोर है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते समय एक प्रॉब्लम आती है, वो है बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन। सामने आपके कंटेंट होगा, चैप्टर होगा, लेकिन उसके अर्थ कैसे समझने हैं, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, इसको समझने के लिए टीचर का इनपुट बहुत जरूरी है। सबसे कम फीस में हमने लॉन्च किया है, आप इसमें दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और एनसीईआरटी का जो एक आंदोलन हमने शुरू किया है, एनसीईआरटी आंदोलन, उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, और कम से कम समय में देश के जो प्रख्यात विशेषज्ञ हैं वो आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ पढ़ाते हुए, आपको ये भी बताएंगे कि बिटवीन द लाइन कैसे कवर करना है, और इस पर क्या क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपका जो एनसीईआरटी का एक खौफ है, एक जो टाइम आप इसमें लगाते हैं, उससे आपको छुट्टी मिल जाए और अपनी तैयारी को आप अगले चरण में लेकर जा सके और एग्जाम में सक्सेस हो सके। तो